नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। और आज हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि एकल संक्रमणी प्रणाली जो कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अपनाई जाती है वह है क्या। ओके, तो आज इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपका ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधित जो क्वेश्चन है या जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो साथियों, आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आधार पे होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओके, अब संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तो वो होते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में 233 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और ये 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ओके, साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होता है और वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। ओके, और साथ ही जो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ओके, तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यह 70 जो आपका 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ओके, जबकि देखिए 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत यह व्यवस्था दी गई कि निर्वाचक मंडल में यदि रिक्त स्थान है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसको देख समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है या सपोज लोकसभा भंग हो गई है तो राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकते हैं। यानी अगर किसी राज्य की विधानसभा अगर भंग हो गई है यानी रिक्त स्थान है तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन या उसका चुनाव जो है संपन्न कराया जाएगा। ओके, अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इसकी पद्धति। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन जो पद्धति है यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। इसको समझते हैं अच्छे से आज। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई। ओके, यह पद्धति क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। मतलब एकल संक्रमणी मत के द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। और यह जो एकल संक्रमणी मत है यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य के चुनाव में उपयोग किया जाता है। ओके, माने जो एकल संक्रमणी मत है यह गुप्त मतदान की जो प्रणाली है यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला सदस्य ही विजयी होता है। इसका अनुपात क्या है देख लेते हैं। इसमें कुल डाले गए मत जो वैध मत है +1, माने कुल डाले गए वैध मत बटे 2 उसमें +1। जैसे अगर 100 मत है तो उसके बटे 2 + 1 यानी 50 और +1 51। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। अब ये है क्या, अब इसमें देख लेते हैं कि ये है आपका प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। मान लो जो लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो किस आधार पर होते हैं,
वो होते हैं प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, माने इसमें जनता वोट करती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वह विजयी होता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है और इसमें एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो प्राप्त करता है वह विजयी होता है। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 55 के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। पहला क्या है? समरूपता या समतुल्यता, या इसी को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व का मान निकालने के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के सभी सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे एक विधायक जो कि एमएलए होता है, उसका मत मूल्य क्या होता है? उसका जो मत मूल्य निकाला जाता है वह निकाला जाता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणे 1/1000। ओके, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यूपी के एक एमएलए का जो मत होता है, तो यूपी की जनसंख्या और यूपी में जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 403 गुणे 1/1000। ओके, अब इसमें जो जनसंख्या का आधार वर्ष माना जाता है वो है 1971। तो यूपी की जनसंख्या बटे 403 गुणे 1/1000, यही है यूपी के एक एमएलए का मत। अब आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे हमने क्या बोला कि यूपी के एक एमएलए का मत क्या होता है? अगर उसका 10 मान लें, अगर यूपी के एक एमएलए का मत 10 मान लें, तो यूपी के सभी एमएलए का मत मूल्य क्या हो जाएगा? 10 गुणे 403, कितना हो जाएगा? 4030। ओके, अब इसी आधार पर एक सांसद के मत मूल्य को निकाला जाता है। जैसे सांसद का जो मत मूल्य होता है कैसे निकलता है? सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित एमपी की कुल संख्या। ओके, अब सभी राज्यों के जो विधायकों का मत मूल्य है उसके बटे निर्वाचित एमपी की कुल संख्या, इस आधार पे हम मत मूल्य निकालते हैं। आइए देखते हैं इसको। एक एमपी के मत का मूल्य निकालेंगे कैसे? हमने क्या कहा आपसे? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, यानी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य हैं उन सभी को मत मूल्य निकाल लेंगे। दूसरी बात, निर्वाचित एमपी कुल संख्या। अब निर्वाचित एमपी कितने हैं? लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233। ओके, यानी कितने? 776। तो कहने का मतलब कि सभी राज्यों के एमएलए के जो मत मूल्य हैं उसके बटे निर्वाचित एमपी कुल संख्या यानी 776 में भाग देंगे। जो भी आंकड़ा आएगा वो क्या होगा? एक एमपी के मत का मूल्य माना जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हैं, अगर एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में किया जाता है। मतलब प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, यानी जितने भी उम्मीदवार हैं उतनी वरीयता का मत दिया जाएगा। जैसे माना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या 4 है और कुल वैध मत 15,000 हैं, तो विजेता घोषित होने के लिए कितना चाहिए? मैंने बताया आपसे कि 50+1 यानी 50% + 1, तो यानी 15,000 अगर मत है वैध मत, तो उसको कितना चाहिए? 7501 मत चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं। सपोज ए को प्रथम वरीयता का जो मत मिल, देखिए ये जितने भी मत हैं पूरे ये प्रथम वरीयता के हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट कितने हैं? 4 कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब 4 वरीयता होगी, प्रथम वरीयता, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वरीयता। तो अगर कैंडिडेट ए को प्रथम वरीयता का मत मिला 5250, बी को मिला 4800, सी को मिला 2700 और डी को मिला 2250। ओके, तो इस स्थिति में किसी भी कैंडिडेट को 7501 मत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? अब यही है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें करना ये होगा कि जो अंतिम वाला कैंडिडेट होगा उसके जो वैध मत हैं कितने? 2250, यानी 2250 लोगों ने उसको प्रथम वरीयता का मत दिया है। अब इन 2250 मतों मतलब लोगों ने जो द्वितीय वरीयता का मत जिसको दिया होगा उसकी गणना की जाएगी। ओके, तो क्या होगा? उसकी जो द्वितीय वरीयता का जो मत है उसको अन्य 3 में विभाजित किया जाएगा और जो लास्ट वाला कैंडिडेट है इसको पराजित मान लिया जाएगा।
ओके, तो आइए देखते हैं जो लास्ट वाला कैंडिडेट है उसके द्वितीय वरीयता का मत कैसे निकलता है। अब सपोज जो 2250 लोगों ने मत दिया है द्वितीय वरीयता का, सपोज ए को दिया है 300 द्वितीय वरीयता का मत, बी को दिया है 1050 द्वितीय वरीयता का मत और सी को दिया है 900 द्वितीय वरीयता मत। तो इस स्थिति में जो ए वाला है उसका 5550 हो जाएगा, 5850 हो जाएगा बी वाले का और सी वाले का 3600। तो इसके बावजूद भी किसी को भी वह कोटा प्राप्त नहीं होता, यानी 50% प्लस 1 का कोटा प्राप्त नहीं होता है। तो फिर से वही पद्धति अपनाई जाएगी, यानी जो अंतिम होगा कैंडिडेट उसको भी पराजित घोषित करके अब जो तृतीय वरीयता का मत है, यानी कितने इसको जो द्वितीय वरीयता मिली कितनी मिली है 3600। अब इस 3600 लोगों का जो तृतीय वरीयता का मत होगा वह ए और बी में डिवाइड किया जाएगा। ओके, सपोज 3600 लोगों में यदि ए को तृतीय वरीयता का मत मिला है 1700 और बी को मिला है कितना 1900। ओके, तो अब सी का जो तृतीय वरीयता का मत है वह ए और बी में डिवाइड किया जाएगा और अब इस स्थिति में क्या होगा, तो ए को मिल गया कितना 7250 और बी को मिला 7750। आप देख रहे हैं कि पहले आंकड़े में मतलब जो प्रथम वरीयता का मत था वहाँ पे बी क्या था, डाउन था। द्वितीय वरीयता में भी बी को क्या मिला, ज़्यादा मत मिले। अब जो तृतीय वरीयता का मत हुआ वो क्या हुआ, दोनों में जोड़ा गया तो बी ने जो एक कोटा था 7501 का यानी 50% प्लस 1 उसको प्राप्त कर लिया, अतः बी को क्या होगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो यही है आपका एकल संक्रमणी प्रणाली, यानी प्रथम वरीयता के मत में अगर कोई निश्चित कोटा नहीं प्राप्त करता है तो द्वितीय वरीयता उसके बाद तृतीय वरीयता के मत को डिवाइड किया जाएगा और उसके आधार पर जो कैंडिडेट है उसको विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, ओके साथियों, तो अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसके लिए उसे राष्ट्रपति पद में एक नॉमिनेशन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बेसिकली सब जानते हैं कि वह भारत का नागरिक होता है। ओके, सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वह है कि उसको 15,000 रुपये एक जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में जमा करनी पड़ती हैं। ओके, आरबीआई में उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है और जितने भी वैध मत पड़ते हैं उसका अगर 1/6 उसने नहीं प्राप्त किया तो ये जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए उसको कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। ओके साथियों, और बाकी एज लिमिट आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, उसे संसद के किसी एक लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो हमारा जो मेन वो जो आज फोकस था वो था क्या, निर्वाचन की प्रक्रिया पर, जिसे हमने बताया आपको कि प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता के मत के आधार पर उसे विजेता घोषित किया जाता है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक चीज़ आती है सामने वह यह कि उसके जो चुनाव का जो फैसला होता है वह वैध है कि अवैध, इसका फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सपोज सुप्रीम कोर्ट ने अगर वह पाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है, तो सपोज अगर 2 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव था वह अवैध था, तो वह उसको अवैध तो घोषित कर देगी, लेकिन इन 2 सालों के कार्यकाल में जो भी उसने कार्य किए हैं उसको अवैध नहीं माना जाएगा। वह कार्य कैसा होगा, वैध होगा, यानी लीगल होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें जो जांच होती है, जो उसकी लीगल या इलीगल है, उसका जो जांच होती है वह कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर उसने अपना कार्यकाल पूरा किया है, साल 2 साल जो भी, तो उसके कार्यकाल को वैध ही माना जाएगा। ओके, तो साथियों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमारा मेन जो फोकस था वो किस पे था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर। और साथियों आगे हम बात करेंगे और भी टॉपिक में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।